तो इसका मतलब है जैसे हमारी पीढ़ी अगेन हम एआई को लेकर बड़े मुझे बड़ी तकलीफ सी होती है कि हर चीज़ अब हमें एआई, पहले होता था गूगल कि हर चीज़ हमें गूगल, पहले किताबें पढ़ के देखते थे, अब एआई। आपको एआई को लेके कंसर्न्स हैं या यू आर हैप्पी अबाउट इट कि हाँ भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है? भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है, ये बात सही है, शानदार होने वाला है। उस भविष्य में हमारी उपयोगिता क्या रहेगी, ये चिंता की बात है। मतलब एआई कुल मिला के शानदार चीज है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज मेरी सारी सोच एकदम वो होने वाली है। मतलब एक पक्ष रोजगार का क्या होगा हमारा, उसको अभी थोड़ी देर दिमाग से निकाल देते हैं। ठीक। हमारी मूल चिंता ये है कि हम क्या करेंगे और हम क्या करेंगे भी नहीं, हमारी नौकरी का क्या होगा। हाँ। दो अलग प्रश्न हैं, रेलिवेंस अलग है, नौकरी अलग है। नौकरियां लाखों करोड़ों खत्म होंगी, ये बात सही है। शायद लाखों करोड़ नौकरियां बन जाएंगी दूसरी, ये भी शायद सही हो, पक्का नहीं। कंप्यूटर्स जब आए तब ये बहुत दबाव था कि नौकरियां खत्म होंगी, लेकिन मेरे ख्याल से कंप्यूटर से नौकरियां ज़्यादा बढ़ाई ही हैं, कम नहीं की। एआई के मामले में ये बात कहना आसान नहीं है क्योंकि इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। ठीक। लेकिन फायदे क्या होंगे? मैं एआई पे ठीक ठाक रिसर्च करता हूँ, मुझे मेरा प्रिय क्षेत्र है एआई। अभी एआई के जो बॉट्स आए हैं, मैं अपने फ़ोन में सारे यूज़ करता हूँ। ग्रोक का जो सुपर ग्रोक है वो भी यूज़ करता हूँ, परप्लेक्सिटी का भी जो, और इन सब के पेड वर्जन यूज़ करता हूँ ताकि जो मैक्सिमम लेवल है वो देख सकूँ। चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ, और हमारे ऑफिस में जो मेन टीम्स हैं उन सबके पास एक्सेस रहता है। किन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं आप? मतलब ग्रोक तो मैं ट्विटर पे देखती हूँ, लोग वेरीफाई करते हैं फैक्ट्स वगैरह, फैक्ट चेक टाइप। ग्रोक तो सब कुछ कर सकता है जो भी आप सोचती हैं। अच्छा, मैंने अभी तक एआई से बहुत दूर रखा हुआ अपने आप को। अगर आप एआई से दूर हैं तो बहुत जल्दी लोग आपको आउटडेटेड बोलना शुरू कर देंगे, अगर आप एआई से दूर हैं तो। अभी तक तो हाँ। एकदम नहीं। अच्छा। ये वैसे ही कि जब इंटरनेट आया कई लोग इंटरनेट से दूर रहे, टीवी आया तो उससे दूर रहे। हर नई तकनीक को लेकर दो तरह के नजरिए हैं, एक इससे बचना है और एक इसको लपकना है। मैं तो लपकने वाला हूँ। कोई भी नई तकनीक है तुरंत लपकना है, उसको अपने हिसाब से यूज करना है, बहना नहीं है उसके साथ में। जैसे मैं आपको एआई के कुछ यूजेस बताता हूँ क्या होने वाले हैं, अच्छे वाले यूजेस। या आप कैसे यूज करते हैं ये भी बता सकते हैं? मैं तो ऐसे यूज करता हूँ कि मुझे किताबें पढ़ने की जरूरत अब लगभग खत्म हो गई है। अगर मैं ग्रोक से पूछूं कि भाई जैसे मेरा पढ़ने का मन है और मैं उससे कहूं कि मुझे ये बताओ कि फिनेंस को समझने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी 10 किताबें कौन सी हैं, वो 10 किताबें बता देगा। अच्छा। फिर मैं उससे कहूंगा कि काम करो, पहली वाली जो किताब है इस पूरी किताब की समरी मुझे 5000 शब्दों में चाहिए, एग्जाम्पल एक भी मत छोड़ना, अच्छा एग्जाम्पल जरूर दे देना, और हिंदी में चाहिए। ये सारे इंस्ट्रक्शन आप कैसे देते हैं? बोल के या लिख के? ओके। बोल के भी होता है, आपको आप चाहेंगे तो मैं करके दिखा दूंगा अभी आपको। ठीक है। सब बोल के जवाब दे देगा। आप लिखेंगे वो लिख के जवाब देगा। कल एक छोटी सी बच्ची हमारे घर में आई थी, वही जो मेरी बहन है उसकी बेटी, अभी वो उसकी उम्र कितनी 2 साल की है। उसके मन में एक बात बैठी है कि जो भूत होता है उसको टुप्पी कहते हैं। अच्छा। ठीक है, अब उसको टुप्पी की कहानियां सुननी होती हैं हमेशा। कल उसकी मम्मी थोड़ी थकी हुई थी, वो मेरे पास आ गई, टुप्पी की कहानी। मैंने कहा मैं सुनाता हूँ टुप्पी की कहानी। थोड़ा सुनाया, फिर मैंने कहा कितना सुनाऊंगा, तो मैंने ग्रोक के वॉइस वाले वर्जन पे जाके किया कि मेरे पड़ोस में 2 साल की छोटी सी बच्ची है, इसके मन में बैठा है कि भूत होता है टुप्पी। इसको टुप्पी की ऐसी कहानी सुनाओ कि भूत का डर खत्म हो जाए और इसको भूत को लेके अच्छी फीलिंग आने लगे। उसे तुरंत कहानी सुना दी बोल के। ओह माय गॉड। वो बच्ची ऐसे सुन रही थी कि टुप्पी इसको ही पता है। फिर वो बोलने लगी उसके साथ, उससे बात करने लगी टुप्पी। तो अब वो समझ नहीं पाए ग्रोक, तो मैंने उससे कहा कि ये बच्ची जब जब टुप्पी बोले तुम जवाब में 3 बार टुप्पी बोलो। अब जैसे ही वो बच्चे बोले टुप्पी, वो बोले टुप्पी टुप्पी टुप्पी, और बात चल रही दोनों के बीच में। और बच्ची इतनी मतलब खुश हो गई कि मेरा एक दोस्त यहाँ भी है, इस मशीन के अंदर बैठा हुआ है। एक छोटा सा यूज केस जैसे मैं करता हूँ, कोई भी किताब पढ़नी है उसकी समरी में निकाल लेता हूँ। मेरी किताब पढ़ने की हैबिट खत्म होती जा रही है और मैं इससे खुश हूँ। अगर 400 पेज पढ़ने वाला ज्ञान मुझे आधे घंटे में मिल सकता है तो मैं एक ही किताब क्यों पढ़ूं 10 दिन में? एक दिन में 10 क्यों ना पढ़ूं? और जिस किताब की समरी पढ़ के लगता है कि ये पढ़ना बहुत जरूरी है, वो किताब पढ़ लूंगा। जिस भी लेवल की रिसर्च आप सोच सकती हैं वो सारी आपको मिल जाएगी।
ग्रोक 3 में तो एक डीप सर्च का ऑप्शन भी है। जैसे मान लीजिए आपको कास्ट सेंसस की बात चल रही है आजकल, उससे पढ़ने का मन है। मैं क्योंकि रिसर्च ठीक से करना पसंद करता हूँ। जब मैंने पीएचडी किया 1999 में सबमिट किया था मैंने पीएचडी, पोस्ट मॉडर्निज्म एक कॉन्सेप्ट है उस पर किया था। किताबें नहीं मिलती थी उस समय, कितनी मुश्किल से किताबें ढूंढ के पढ़ के बिब्लियोग्राफी लिख के उसको सबमिट किया। आज मुझे वो पीएचडी करनी है तो जिसमें 2 साल लगे थे, शायद मुश्किल से 2 दिन का काम है वो अब। इसकी वजह से दुनिया की हर किताब आपके पास मौजूद है। डीप सर्च में अगर आप चले गए, नॉर्मल वगैरह तो कोई बात ही नहीं है। जैसे मैं ग्रोक से पूछूं, वरना मैं खुद रिसर्च करता हूँ, मैं उससे पूछूं कि मुझे रिजर्वेशन का पूरा इतिहास बताओ भारत में। अगर मैं खुद ढूंढूंगा 10 किताबें ढूंढ के पढ़ के तब जाके पॉइंट्स नोट करूंगा, ये मुझे 1 मिनट में दे देगा। वो सारी उसमें आ जाता है शायद कि कहाँ से सोर्सेज है ना। सोर्सेज भी आते हैं। अगर आपको ऑथेंटिसिटी ज़्यादा चाहिए, आप डीप सर्च के ऑप्शन पे चले जाइए, वहीं पर है, दबा दिया उसको आपने। अब वो क्या करेगा, तुरंत जवाब नहीं देगा, शायद 5-7 मिनट लेगा, बताता रहेगा कि मैंने इतने सोर्सेज पढ़ लिए हैं, अब ये सोर्स पढ़ रहा हूँ, इतना हिस्सा देख लिया, अब ये देख रहा हूँ। अंत में जवाब आएगा पूरा। और हर पॉइंट के साथ वो पूछे क्या इस पे और कुछ चाहिए। हर सोर्स है। अगर मैं उससे कहूं कि 1902 में जब पहली बार आरक्षण कोल्हापुर में लागू हुआ, उसका नोटिफिकेशन क्या था मुझे देखना है, ढूंढ के आपके सामने ले आएगा। अब मैं आपका समय बच गया। ओरिजिनल नोटिफिकेशन देख पा रहा हूं। फिर अगर मैं उससे कहूं कि भाई 1902 में कोल्हापुर में आरक्षण शुरू हुआ, कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति शाहू जी महाराज से उन्होंने शुरू किया था। 1917 में बड़ौदा में सयाजी राव गायकवाड़ थे, उन्होंने शुरू किया था। 1921 में मैसूर में जो वाडियार राजा थे उन्होंने शुरू किया, 3 पहले केसेस से। अब मुझे तुलना करनी है, मैं उनसे इतना ही कहूं कि इन तीनों का कंपैरेटिव चार्ट बना के दो, 3, 4, 5 सेकंड में चार्ट सामने आ जाएगा। गूगल तो क्या था कि गूगल आपको मेले में जाके छोड़ देता था इधर ढूंढ लो कि भाई मुझे ना इस चीज पे कुछ चाहिए। गूगल खोल देगा, पहले पेज पे 10 और कुल सर्च कितनी आ रही है, 1,40,000 पेज खुल गए हैं, ढूंढो। अक्सर शुरुआत वाले स्पॉन्सर्ड होते थे, लोग धोखे में उस पर क्लिक करते थे। अब 10-20 वेबसाइट्स ढूंढ के मैं कैसे कंटेंट निकालूं? एआई क्या कर रही है, आपका अगला काम भी कर रही है। उन सारे पेजेस को खोज के, पढ़ के, एनालाइज करके जितना आपको चाहिए। मैं किताब की समरी बोलता हूँ कभी कि 10,000 शब्दों में चाहिए, कभी कहता हूँ 1,000 शब्दों में चाहिए। अच्छा, वो 1000 में आ जाती है। इसमें बताओ आपको। अच्छा, मुझे याद आया जी, ये एक छोटा सा यूज केस है। एआई के बहुत यूजेस हैं, ये तो बहुत छोटा यूज है। मैं जो आपको कह रही हूँ, मैंने अपने आप को दूर रखा हुआ है। जब याद है अपना इंटरव्यू पहले 1 महीने पहले होने वाला था, तो कुछ मैसेज चैट जीपीटी सुन रही थी। मैंने कहा अच्छा देखिए क्या होता है चैट जीपीटी। मैंने ऐसे डाला क्वेश्चंस फॉर विकास दिव्य कीर्ति, फट से आपके लिए आ गए। लेकिन आपको पता है मैंने वो पढ़े नहीं, मैंने बता तो इस बार तो मैं भूल ही गई वो करना। लेकिन मुझे थॉट आया कि इसका मतलब विकास दिव्य कीर्ति अगर अगले 6 महीने में 10 पॉडकास्ट पे जाएंगे, तो अगर वो सारे एआई यूज करने लगेंगे तो सब क्या यही सवाल पूछेंगे? नहीं, अगली बार जवाब चेंज हो जाएगा उसका। आपका ये पॉडकास्ट जैसे ही अपलोड होगा, वो उसको भी देख लेगा। तो जो सवाल इसमें आ गए होंगे शायद रिपीट ना करे, और आपको प्रॉम्प्ट अच्छा देना पड़ेगा। आप उस पर लिखेंगे कि जो सवाल अब तक किसी पॉडकास्ट में ना पूछे गए हों। थोड़ा सा टाइम लेगा। तब इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि एआई से सवाल कैसे पूछना। हाँ, होता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं उसको। हाँ। इस पे लोग असल काम करते हैं कि प्रॉम्प्ट क्या दे रहे हैं आप, ये बहुत मैटर करता है। ये तो मैंने सिर्फ अपने फील्ड का बताया। जैसे मान लीजिए कि आपको, जैसे अपने चैनल के लिए आपने कुछ नियम बनाए, एसओपीज बनाए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कैसे कैसे का। जैसे कोई गेस्ट आया, तो जब कोई गेस्ट आएगा तो कोई उसको नीचे रिसीव करने के लिए जाएगा, कितने मिनट पहले जाएगा। फिर जब आएंगे तो शूटिंग के समय डिस्टर्बेंस ना हो, तो बाहर गेट पे कोई रहेगा ताकि बेल ना बज जाए। लाइटिंग कैसे होगी, कैमरा पर्सन को कितने दिन पहले बताना है। नियम बना दिए, लिख दिए नियम सारे आपने। अब कोई उसको पढ़ने में खतरा होता है कि भूल ना जाए, आपने एसओपी बनाया। एक नोटबुक LLM नाम का एआई बॉट है, उस पर अपलोड कर दीजिए। उसको बोलिए कि इसको एक पॉडकास्ट बना दो। वो उसको पढ़ेगा, 2 लोग बात कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर। और क्वेश्चन आंसर ठीक वो नहीं होंगे जो आपने लिखे हैं, वही बातें हंसी मजाक के साथ।
एक मतलब अननोन फेसेस हैं, ऑडियो होता है, क्वेश्चन पूछने वाला कह रहा है कि अच्छा तो हम शुरू करते हैं कि जब कोई गेस्ट आएगा तो उसको नीचे लेने के लिए कौन जाएगा? Oh my God. क्या तुम सोच सकते हो कौन जाएगा? सामने दूसरी आवाज आ रही है, नहीं मुझे नहीं पता किसको जाना चाहिए। ये बोलेगा वो जाने की जिम्मेदारी कृतिका की होगी। तो कृतिका याद रहेगा? वो सामने से आवाज आ रही है, हाँ मुझे याद रहेगा। तो कृतिका ध्यान रखना, जब भी कोई गेस्ट आएगा 10 मिनट पहले तुम्हें लिफ्ट के पास खड़े हो जाना है नीचे जाके, और एक बुके ले जाना मत भूलना, फिर हंसी के बाद साथ में आएगी। पूरा पॉडकास्ट बन गया, आपने कुछ भी नहीं किया। नोटबुक LLM ऐसे कितने हैं? बहुत सारे हैं। तीसरा यूज केस देखिए, एक अमेरिकी महिला की जिंदगी चैट जीपीटी ने बचाई कुछ दिन पहले। ऐसे कई केसेस आ चुके हैं, मैं आपको एक केस बता रहा हूं। अच्छा, इस पॉडकास्ट के बहाने थोड़ा एआई की अवेयरनेस ही बढ़ जाएगी। हाँ, मतलब सबसे पहले तो मेरे साथ ही हो रहा है। मैं इतनी विरोधी बनी बैठी हूँ। नहीं, तकनीक से भागना नहीं है। जो तकनीक से भागा वो रेस से बाहर हो जाएगा। वो महिला प्रेग्नेंट थी और 9 महीने की प्रेगनेंसी शायद थी, 10 दिन बाद बच्चा होने वाला था। वो चैट जीपीटी के साथ खेल रही थी, मतलब बोरियत है तो वैसे उससे बात कर रही थी, शायद ऑडियो चैट कर रही थी। उसने कहा चैट जीपीटी मुझे पेट में दर्द हो रहा है, शायद पेट में कुछ था, मुझे एग्जैक्ट केस ध्यान नहीं है, सार पता है। तो चैट जीपीटी ने पूछा कि कहाँ दर्द हो रहा है एग्जैक्टली बताओ। तो उसने बताया कि ऐसे दर्द हो रहा है। 1-2 सवाल और पूछे चैट जीपीटी ने। उसके बाद पता क्या कहा, कैपिटल लेटर्स में लिख के और तेज आवाज में बोल के कि 1 सेकंड भी गंवाए बिना तुरंत एम्बुलेंस को फोन करो। जबकि उसके हिसाब से वो एकदम ठीक थी। उसको पहले लगा कि ये मजाक हो रहा है। चैट जीपीटी ने फिर कहा 1 सेकंड में मत गंवाओ, जान जा सकती है तुम्हारी। उसने इमरजेंसी में फोन किया, एम्बुलेंस आई, ले गई, ऑपरेशन हुआ, बच्चा हुआ। डॉक्टर्स ने बताया कि अगर आप आधा घंटा लेट हो जाती आपकी डेथ हो जाती। मेरा एक दोस्त बहुत अच्छा, अभी कुछ दिन पहले फादर बना है। उसकी वाइफ को कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, डॉक्टर के पास गए, बहुत सारे टेस्ट हुए। डाउट ये था कि यह प्रिस्क्रिप्शन प्राइवेट हॉस्पिटल में डर भी लगता है कहीं बिना वक्त की दवाई ना हो, बिना वक्त के टेस्ट ना हो रहा हो। जो रिपोर्ट्स आई चैट जीपीटी पे अपलोड कर दी और पूछा कि इसके बेस पर क्या सलाह आप देंगे। पूरी उसने समरी बताई रिपोर्ट की और उसके बाद बताया कि आपके प्रिस्क्रिप्शंस ये हैं, 5 चीजें बताई। सरप्राइजिंगली नेक्स्ट डे जब वो डॉक्टर के पास गई, ठीक वही प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने दिया, 99.9% सेम। भारत में क्या है कि डॉक्टर्स कम हैं, पेशेंट ज्यादा हैं, डॉक्टर आपसे बात ही नहीं कर पाता। आपने टेस्ट करवाया, कोई आपको समझा ही नहीं पाएगा कि क्या क्या दिक्कत इसमें है, तो समझा देगा। जब भी आपका मेडिकल चेकअप हो, रिपोर्ट चैट जीपीटी को दे दीजिए, सब बता देगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं खाना है। आपको जिम जाना है, आपको पता ही नहीं करना क्या वहां पर, चैट जीपीटी को बोलिए वो जिम जाना है सप्ताह में 6 दिन, किस दिन क्या करूं, 1 सेकंड में लिख के भेजेगा। सोमवार को ये वाली एक्सरसाइज कर लो, मंगलवार को ये। आप कहेंगे सोमवार वाली मुझे पता नहीं कैसे होती है, तुरंत वीडियो दे देगा कि ये वीडियो देखो, क्या खाऊं क्या ना खाऊं, प्रोटीन ज्यादा खाना है, प्रोटीन मेरे पास कम है, वेजिटेरियन हूं, क्या क्या खाऊं, तो पूरी डाइट प्रोटीन के हिसाब से देगा आपको। फिर घूम फिर के वही बात आ गई ना, जिम इंस्ट्रक्टर्स की, डॉक्टर्स की, सबकी तो रेलेवेंस खत्म। अकेली दिक्कत है कि जो पर्सनलाइज्ड अटेंशन है वो नहीं मिल पाती है। बट मेडिकल साइंस के लिए ऑफ कोर्स ये बहुत बहुत बड़ा वो। इतना ही नहीं, मेडिकल साइंस में क्या होने वाला है, किसी बीमारी का इलाज ढूंढने में हमें बहुत समय लगता है, क्योंकि इंसान है ना, प्रयोग तो कर नहीं सकते आराम से। एनिमल्स पे कर लेंगे, चूहों पे कर लेंगे पहले, इंसान पे करना अलाउड नहीं होता है जब तक कि वो खुद ना चाहे। और कोई अगर ऐसी सिचुएशन में है कि मरने वाला है और एक दवाई आई है तो वो चाहता है कि उस पर ट्राई हो जाए, तो होता है। अब प्रोटीन्स के निर्माण में या बीमारियों के इलाज के लिए जो टेस्टिंग करनी है, सिमुलेटेड टेस्टिंग आजकल करते हैं कि आपने एक नकली ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर बना लिया कंप्यूटर में, उस पे दवाई का प्रयोग करके देख रहे हैं। ये तब संभव होगा जब आप ह्यूमन बीइंग
पूरे जीनोम तो हम कर चुके हैं स्टडी ऑलमोस्ट, पूरा स्ट्रक्चर हमारे कंप्यूटर्स में हो, और जब भी एक नया एलिमेंट आएगा तो हर एलिमेंट एक एक कोशिका पर क्या प्रभाव डालेगा इसको हम समझ सकें। इसको समझने के लिए जितनी प्रोसेसिंग चाहिए, जितना डेटा चाहिए, अभी तक के सुपर कंप्यूटर्स बना नहीं पा रहे हैं। बहुत मुश्किल काम है। कुछ दिन पहले एक नया सिस्टम बने, क्वांटम कंप्यूटर, मतलब बन तो कुछ दिन पहले गया था, 20 साल से बात चल रही है। अभी गूगल ने एक चिप इजाद की है, मुश्किल से 3-4 महीने पहले की बात है, जो क्वांटम पे काम करती है। जैसे आपने वो सुना होगा ना कि बिट्स और बाइट्स होते हैं नॉर्मल कंप्यूटर्स में, इसमें क्यूबिट्स होते हैं। उसकी क्षमता ऐसी है कि जितना काम दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर 10,000 साल में करता, उतना काम ये क्वांटम कंप्यूटर जो है ये करेगा 5 मिनट में। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर 10,000 साल में करता, उतना ही 5 मिनट में करेगा। अब क्वांटम कंप्यूटर्स की गति और एफिशिएंसी और बढ़ेगी अगले सालों में, क्योंकि एआई के लिए बहुत बहुत बड़ी क्षमता डेटा की चाहिए होती है, प्रोसेसिंग बहुत फास्ट चाहिए। अभी सारा संकट आप देखेंगे अमेरिका चाइना में जीपीयूज का झगड़ा है। जीपीयू होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, जिसके पास जीपीयूज ज्यादा हैं एआई में बादशाहत उसकी रहेगी। जीपीयूज दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी जो बनाती है, जिसका अभी शेयर कल परसों फिर बहुत बढ़ गया है, एनवीडिया। एनवीडिया इस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कल फिर बन गई है, क्योंकि जीपीयूज बनाती है, और जीपीयूज बनाने में कोई और देश आसपास भी नहीं है। अच्छा, ट्रम्प साहब का आदेश है कि जीपीयूज चाइना को नहीं जाने चाहिए, ताकि चाइना एआई में पीछे रह जाए। चाइना अपने जीपीयूज पे काम कर रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग जिस दिन आएगी, जब क्वांटम चिप्स आएंगी, वो जीपीयूज से बहुत आगे की चीजें हैं। 10-20 साल में सब चेंज होने वाला है। और जो मैं कहना चाह रहा हूँ, एक दवाई डेवलप करने में अगर पहले हमें लगते थे मान लीजिए 30 साल, 50 साल, 70 साल, जैसे कैंसर है, इलाज नहीं ढूंढ पा रहे, अभी तक भी कहाँ ठीक से है। डायबिटीज का पूरा इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं। जो काम 100 साल में होता था, शायद आज से 15-20 साल के बाद वो मुश्किल से 6 महीने में हो जाएगा। ऐसे दवाइयां बनेंगी। इतना ही नहीं, मान लीजिए एक्स को भी डायबिटीज है, वाई को भी डायबिटीज है, इन दोनों की दवाइयां भी अलग अलग बनेंगी, क्योंकि एक्स के पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को स्टडी करने की ताकत ये क्वांटम कंप्यूटिंग प्लस एआई में है। दुनिया का कोई डॉक्टर सोच भी नहीं सकता, 50,000 डॉक्टर मिलके भी नहीं सोच पाएंगे जितना एआई प्लस क्वांटम कंप्यूटर अगले 15-20 साल में सोचेंगे। आप सोचिए कि आप जाएं डॉक्टर के पास, आपका एक टेस्ट हो और आपके लिए कस्टमाइज दवाई बन के निकले। किसी का हाथ टूट गया है, कस्टमाइज हाथ बन के निकल रहा है। ये सब अगले 15-20-25 साल में दिखेगा, मतलब हम देख लेंगे अपने सामने होता है। हाँ, मतलब अगर हम लोग हैं इतना समय तो ऐसे तो ये सब हम देखेंगे, और ये एआई की वजह से होगा। एआई प्लस क्वांटम कंप्यूटिंग। और भारत कहाँ है इसमें? भारत अभी बहुत पीछे, बहुत ही पीछे। मतलब स्टार्ट भी किया है हमने? स्टार्ट तो किया है, अभी सरकार ने इस पे काम किया है, एक फंड बनाया है और कोशिश भी कर रहे हैं। जीपीयूज बनाने की कोशिश भी हम कर रहे हैं। इस समय तो जीपीयू जो बनाएगा वो आगे रहेगा। भारत के लोग बहुत आगे हैं, अमेरिका में जाके, लंदन में जाके, यहाँ रह के यहाँ कम है। ये एक दुर्भाग्य है मुझे लगता है। अभी तो दुबई ने इस पे, बल्कि सऊदी ने इस पे बहुत इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। चाइना एआई की रेस में सबसे आगे माना जाता है। अमेरिका और चाइना दोनों में कंपटीशन है। हर देश कोशिश कर रहा है, भारत अभी पीछे है। दुर्भाग्य की बात है, कोशिश करनी। अगर मैं अगला स्टेप ये बताऊं कि अगर आप चाहें तो आप बिना मेरे और आपके हुए भी हमारा पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकती हैं। ये अभी संभव हो चुका है। मतलब यहाँ ना मैं बैठी हूँ ना आप बैठे हैं, कैसे? और कोई पहचान में नहीं पाएगा कि नकली है। क्या बात कर रहे हैं? ये संभव हो चुका है। भविष्य की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्तमान की बात कर वो रहा हूँ। एआई, वो न्यूज रीडर्स, वो सब तो आ गए हैं। अंजना का वो बन गया है, वो देख के समझ में आता है कि उस पर काम होना बाकी है। लेकिन जो लेटेस्ट अभी तकनीकें हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं पॉडकास्ट के बाद दिखाऊंगा अपना एक वीडियो जो मैं नहीं हूँ। हाँ, मेरा ही वीडियो है पर वो मैं नहीं हूँ, हमारी टीम ने बनाया है। देखिए एक सेकंड। हमारी अपनी एआई टीम है। उस एआई टीम को मैंने 6 महीने पहले ये काम दिया
कि मेरा एक वीडियो बनाओ जो मेरा ना हो। अच्छा, आपकी एआई टीम भी है? हाँ, हमारी टीम है, उन्होंने एक ही दिन में बना दिया। हमारी तो एक सिंपल ग्राफिक टीम नहीं बन पा रही। देखो दुनिया कहाँ चली गई है। एआई टीम। इस नई सीरीज में आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों से बात चल रही थी कि एआई के बारे में कुछ बात हो। ये आप नहीं है? सोचने के बाद कई बार तो लगा कि ये विषय ठीक रहेगा या नहीं। ये मैं नहीं। और कंटेंट भी इसने खुद बनाया। इसको सिर्फ ये कहा गया कि एआई के बारे में कुछ सीरीज शुरू करनी है, हिंदी में बनाना है। कंटेंट भी इसका है। मेरे एक वीडियो से ट्रेनिंग दी गई, जिसने मेरी आवाज़ से कॉपी कर लिया, चेहरा कॉपी किया, ड्रेसिंग स्टाइल कॉपी कर लिया। और ये 6-9 महीने पहले का शायद है। अब तो चीज़ें और आगे बढ़ गई हैं बहुत ज़्यादा। बट दैट ब्रिंग्स मी टू द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कैम्स, फर्जीवाड़ा, फ्रॉड। ये अलग लेवल। हम अगर इसकी कल्पना नहीं कर पा रहे कि क्या काम हो सकता है, तो किस लेवल के अपराध हो सकते हैं? एकदम होंगे। कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। उतनी हमारी आई थिंक हमारी पुलिसिंग उतनी वो है नहीं अभी। एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। कल ही एक अपराध मैंने देखा। एक इंजीनियर था सिविल वर्क्स में, शायद उत्तर प्रदेश में। सड़क का ठेका मिला, एक पुलिया थी, उसने उसकी फोटो खींची, चैट जीपीटी से कहा कि चैट जीपीटी यहाँ पर एक कंक्रीट की सड़क बना के दिखाओ। सड़क बना के दिखा दी। वो फोटो भेज दी सरकार को, बिल पास हो गया, सड़क थी ही नहीं। ये सब होगा क्योंकि सरकार भी पहली बार देखेगी ऐसा हो गया, अब अगली बार से वो जाके देखेंगे। अभी तो छोटे मोटे साइबर फ्रॉड से नहीं जूझ पा रहे हैं हम लोग। जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो एक समय आता है ट्रांजिशन का, जब क्राइम बढ़ता है बहुत ज़्यादा। तो एआई में इसको बहुत ज़्यादा है। जैसे आपका वीडियो आपकी ही वॉइस में अगर आपकी बेटी के पास जाए और उसमें कहा जाए कि बेटा मैं कहीं फंस गई हूँ, मेरे अकाउंट में इतने पैसे भेज दो, और ये शॉपकीपर इनके अकाउंट में भेज दो पैसे, क्योंकि आपकी बेटी समझदार है तो समझ जाएगी। पर बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे, पेरेंट्स तो नहीं समझ पाएंगे, भेज देंगे। मेरे अपने घर में एक केस ऐसा हो चुका है सीनियर सिटीजन्स के बीच में, जिसको आजकल हम वो क्या बोलते हैं, जो अरेस्ट होता है ना, डिजिटल अरेस्ट हो चुका है। तो डिजिटल अरेस्ट को जिस व्यक्ति की उम्र 60 साल है, 70 साल है, तकनीक को लेकर सहज नहीं है, कैसे उसको समझा पाएंगे? तो एआई से क्राइम तो बहुत ज़्यादा बढ़ने का स्कोप है, बहुत ज़्यादा। आपको पता होगा यूक्रेन ने जो भी रशिया पे हमला किया इतना बड़ा, वो भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की मदद से किया है। मतलब एक सॉफ्टवेयर आज से 18 साल पहले 2 लोगों ने बनाया था ड्रोन्स के लिए, उसको यूज करके रशिया पे हमला किया, और कहते हैं कि रशिया की जो उनका बॉम्बिंग स्क्वाड है, शायद उसका 1/3 डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो सरल सी बात यह है कि जितना हम सोच सकते हैं, हमारी बहुत लिमिटेड सोच है, मतलब क्षमताएं। हमारी मेमोरी से असंख्य गुना ज़्यादा मेमोरी एआई के पास है या कंप्यूटर के पास है। हमारी प्रोसेसिंग स्पीड से असंख्य गुना ज़्यादा उनके पास है। मतलब मुझसे 10,000 गुना ज़्यादा शायद सुपर कंप्यूटर तेज सोच पाता होगा, उससे 10,000 गुना ज़्यादा क्वांटम कंप्यूटर सोच पाता है। जब उस लेवल के कंप्यूटर्स एआई के साथ कनेक्ट होंगे, हम कहाँ तुलना कर पाएंगे उनके साथ? एक ही तुर्रा है कि क्रिएटिविटी उनमें नहीं आ पाएगी, जबकि वो भी आ गई है। वो हमसे अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं, हमसे अच्छा म्यूज़िक बनाते हैं। आप म्यूज़िक बनवा लीजिए, आपको जो म्यूज़िक यूज़ करना पड़ता होगा बनवाइए एआई से। एआई को बोलिए कि मुझे म्यूज़िक दो, अपने चैनल में यूज़ करना है, 10 तरह का बना देगा म्यूज़िक, नया म्यूज़िक एकदम। कॉपीराइट भी आपका हो जाएगा अगर आपने परचेज किया होगा उसको। तो पेंटिंग चाहिए, जो क्रिएटिव पेंटिंग्स होती हैं किसी भी तरह की, वो इतनी सुंदर बना के देगा। लोगो बनाना है अपना, लोगो मैंने बना के देखे, बहुत सारे लोगो शानदार बनते हैं। हर क्रिएटिव चीज, कविताएं सुंदर लिखने लगा है, पूरे फिल्म के स्क्रिप्ट लिख लीजिए। वो जो कर रहा है उसके पीछे भी तो इंसान है ना? नहीं, इंसान कैसे हो रहा है ये? वो ऐसे हो रहा है कि जैसे मान लीजिए, सरल भाषा में कहें, जैसे आपने कहा कि मुझे जासूसी के बारे में एक उपन्यास लिखना है, ठीक है। अब आपकी लिमिट ये है कि आप बहुत होगा 2 उपन्यास पढ़ लेंगे, कुछ सोच लेंगे। उसके पास क्या क्षमता है? दुनिया भर में जितने जासूसी उपन्यास कहानी आज के लिखे गए हैं, सब उसके पास डेटाबेस है। वो उन सबको पढ़ेगा, फिर उसके पास क्षमता है उन सबको इस तरह से मिलाने की कि वो जब सामने आए तो एकदम नया लगे, सारे नाम चेंज कर देगा। इतने कम एलिमेंट उठाएगा सब जगह से कि वो
आप Copyright ट्रेस नहीं कर चक्कर नहीं पाएंगे। हो सकता। फिर जैसे ही आप कहेंगे मुझे कॉपीराइट से बचाना है, वो उसी को फिर से नई भाषा में ले आएगा। मतलब उसके पीछे ह्यूमन है। ये ठीक वैसे ही है कि रेलवे का इंजन ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, प्रोग्रामिंग तो कोई कर रहा पर है। ह्यूमन बीइंग रेलवे इंजन के सामने आ जाएगा तो बचेगा नहीं ना। बनाया मनुष्य ने रेलगाड़ी को, तो पर हम रेलगाड़ी उसको अपने लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत तो नहीं बना रहे हैं। हर तकनीक के साथ ये खतरा होता है कि बड़ी मुसीबत बना रहे हैं। हर तकनीक के साथ। अब पहली बार प्लेन बना, कई लोग मरे, क्रैश हुआ। अब हम ट्रैवल करते हैं। पहली बार स्पेस में जा रहे हैं तो कल्पना चावला की जान चली गई। लेकिन आज से 50 साल बाद जब स्पेस में मंगल ग्रह पे लोग रहेंगे, स्पेस स्टेशंस बनेंगे बड़े बड़े, जहां लोग रहेंगे, हजारों लोग रहेंगे स्थायी रूप से, किसी नए तकनीक पे जाने के लिए कुछ तो आहुतियां देनी पड़ती हैं समाज को। बट आप सोच रहे हो कि मैं रेपिटेटिव हो रही हूँ, लेकिन मेरी बात फिर वही आ जाएगी कि अगर कल को एआई यूपीएससी की तैयारी कराने लगेगा तो फिर विकास दिव्य कीर्ति या किसी भी और हाँ, कोचिंग हाँ, में ये कोई खतरा है। बच्चा क्यों पढ़ने जाएगा? ये खतरा सबके साथ है, हर फील्ड के साथ है। उनके साथ कम है जो थोड़ा ज्यादा क्रिएटिव हैं, जो कम क्रिएटिव है उन सबके साथ ये खतरा है। शायद 10 साल में ऐसा हो जाएगा, किसी पेंटर को कोई 15 में हो जाएगा। पेंटिंग में ज्यादा आसान है। टीचिंग जो व्यक्ति करता है मैथ्स की, उसको हटाना ज्यादा आसान है, क्योंकि वो एकदम एल्गोरिदमिक चीज है। हाँ। लिटरेचर जैसी चीजों में, फिलोसफी में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन जो चीजें फिक्स हैं, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, उनमें आसान काम है। इसलिए, लेकिन इसका अच्छा पक्ष देखिए, विकास दिव्य कीर्ति नहीं पढ़ाएगा इससे क्या फर्क पड़ता है? सोशल डेवलपमेंट में एक व्यक्ति विशेष के होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं पढ़ाएगा, कोई और पढ़ाएगा। लेकिन हजारों ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर टीचर्स हैं ही नहीं, हैं तो मौजूद नहीं है, मौजूद हैं तो पढ़ाने की मोटिवेशन उनके अंदर से नहीं है। इमेजिन कीजिए आज से 20 साल बाद अगर भारत सरकार के पास कुछ ऐसे उद्यमी हो भारत में। मुझे लगता है कि सरकार को सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स पे काम करना चाहिए इस समय, बाकी सब छोटी बातें हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट्स इस समय बनते हैं, जैसे एलन मस्क भी बनाता है, चाइना में खूब बन रहे हैं इस समय। और अभी जापान ने एक प्रयोग किया पिछले साल, अब तो बड़ा कॉमन हो गया, ह्यूमनॉइड रोबोट जिसके ऊपर स्किन मनुष्य की है। ह्यूमन स्किन को ही हमने लेबोरेटरी में ग्रो करके रोबोट के साथ अटैच कर दिया। ऐसे रोबोट्स जो एकदम मनुष्य दिखते हैं, उनके हाथ पैर की मोटाई, नसें वसें सब वैसी नजर आएंगे। उनके अंदर एआई है, उनके अंदर क्वांटम कंप्यूटिंग के लेवल का दिमाग है, जो हमसे बहुत आगे है। एनर्जी में अब ऐसी बैटरीज बनने वाली हैं जल्दी ही, जिनका साइज होगा एक सिक्के जितना, और वो 50 साल के बाद चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसी बैटरीज बनने वाली हैं शायद अगले 1-2 साल के अंदर। बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं इस पे। अब इमेजिन कीजिए ह्यूमनॉइड रोबोट है, दिखने में एकदम मनुष्य है। मनुष्य भी जैसा आप चाहें, आपको कोई अपनी स्पेस, मतलब अपनी रेस के हिसाब से, अपने समाज के हिसाब से, जैसा आप हुलिया चाहते हैं वैसा कस्टमाइज हुलिया बदलने का ऑप्शन भी हो सकता है उसमें आगे चल के। ठीक है, हाइट कम ज़्यादा हो सकती है उसकी, जो आप चाहें। आप जिस भाषा में चाहें, सारी भाषाएं आती हैं, सारे विषय आते हैं उसको। और आपने ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स टीचर के हुलिये में, मैडम के हुलिये में, हर स्कूल में एक एक प्रोवाइड करवा दिया। वो थकता भी नहीं, उसे छुट्टियां भी नहीं चाहिए। उसने दुनिया के बेस्ट टीचर्स को कॉपी करना सीख लिया है, और वो हर गांव के स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है। 20 साल बाद, 25 साल बाद की मैं पिक्चर बता रहा हूं आपको। एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ पाया कि वो पहाड़ के बहुत दूर के स्कूल के, सरकारी स्कूल में पढ़ता था, वहां टीचर पहुंचता ही नहीं था, उसे क्यों ही सुविधा ना मिले? तो मैं ना कहीं आपकी सुविधा वाले एंगल पे तो समझ पा रही हूँ, वो बिल्कुल। लेकिन समहाउ एक जो इमोशनल टच होता है ना किसी भी चीज का, वो उस पर शायद मेरी सुइया भटक गई एक जगह पर। जैसे पहले किताब पढ़ते थे ना, तो हमें किताब पढ़ने में सुगंध आती थी किताब हाँ। की, और जो अंडरलाइन करने में सुख था ना, ये वो बात कैसे आएगी? पे मोड़ दे, पेज को मोड़ देना, पेज मोड़ देना, पेज मुड़े हुए को देख के इमोशंस को पहचानना कि उलझन रही होगी तो नाखून से छीला हुआ है, ऐसे मुड़ा है तो ये हुआ होगा, फूल रख दिया है तो हमें भी लगता था कि कागज पेन का विकल्प नहीं है। अब मेरी जो स्थिति है वो ये है कि अब मैं जो भी नोट्स बनाता हूँ फोन पे बनाता हूँ।
मेरा जो फ़ोन एक फैबलेट है, मेरा खुल जाता है, टैबलेट बन जाता है। सारी टाइपिंग करता हूँ, हाथ से ही करता हूँ, बोल के भी टाइपिंग कर लेता हूँ। कागज़ पे लिखने वाला मेरा काम शायद आजकल 2-3% से ऊपर नहीं होगा। नहीं, वो वाला एंगल आपका मान गई मैं, सुविधा वाला, समय बचाने, वो सारा मान गई। लेकिन इमोशंस भी एक समय के बाद वो कैसे वस्तुओं से आ जाते हैं। मतलब जो किताब आपकी थी वो भी आपकी थोड़ा ना थी, किसी प्रिंटिंग प्रेस से छप के आई थी, कागज़ कहीं और बना था। कुछ असेंबल्ड चीज़ आपके पास आई, आपने उसमें अपने पेन से लिखा, तो इमोशनल टच हो गया। आजकल जो बच्चे करते हैं, फ़ोन के पीछे एक एक्स्ट्रा स्किन लगाते हैं अपने हिसाब से, रंग बिरंगी सी, उसमें कुछ लाइट कुछ फूल होता है, अपना नाम लिख लेते हैं। फिर जब फ़ोन खुलता है तो उसके ऊपर जो फ़ोटो आती है सबसे ऊपर, वो उनकी बहुत प्यारी फ़ोटो होती है, मम्मी के साथ, दोस्त के साथ, पापा के साथ। तो पर्सनलाइजेशन तो चीज़ों के साथ ऐसे बनता है। धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे बच्चों को अपना बाइक होती है, उससे टच बनता है, अपने वाहन से टच बनता है, अपने घर से टच बनता है। घर भी तो वस्तु ही है, टच बनता है क्योंकि उनसे साथ रहते हैं। ठीक वैसे जिन डिवाइसेस को हम लगातार यूज़ करेंगे उनसे भी प्रेम होगा।